हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज से मैं यह सीरीज शुरू कर रहा हूँ कवि परिचय की। तो आज भाग पहला है, क्योंकि आयोग ने अपने सिलेबस में कुछ कवि या लेखकों को और ऐड कर दिया है। तो जिसमें से एक हमारे प्रमुख व्यक्ति बनते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो दोस्तों, बात करेंगे हम आज राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आयोग ने और कौन कौन से अपने सिलेबस में कवि या लेखक को जोड़ा है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि इसमें है हमारा प्रमुख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये पहले सिलेबस में नहीं थे। स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, सर्वेयर, दयाल सक्सेना, ये कुछ ऐसे हैं ये, क्योंकि ये टेंथ के आधार पर है। जो ये हमारा अभी सचिवालय के जो फॉर्म आए थे, तो इसी में कुछ महत्वपूर्ण कवियों को जोड़ा गया, तो हमें उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज से मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात करूँगा सभी कवियों के बारे में, लेकिन धीरे धीरे पहले इनके बारे में जो अभी तक हमें नहीं पता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल और सर्वेयर दयाल सक्सेना के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज के सीरीज को। बात करते हैं जब हम राम वृक्ष बेनीपुरी की, तो दोस्तों इनका जो नाम तो था वो राम वृक्ष बेनीपुरी था, लेकिन उससे भी पहले इनका मूल नाम जो था वो था हमारा राम वृक्ष शर्मा। ब्राह्मण परिवार से ये बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम राम वृक्ष बेनीपुरी रखा। बेनीपुरी रखने का मतलब ये था क्योंकि जिस गांव में ये पैदा हुए थे उस गांव का नाम ही बेनीपुरी गांव था, तो इसीलिए इन्होंने अपना नाम राम वृक्ष बेनीपुरी रखा। और इनको एक उपनाम से भी जानते हैं दोस्तों, वह उपनाम कलम का जादूगर। इनको कलम का जादूगर इसलिए बोलते हैं, ये सिर्फ लेखक ही नहीं, ये सभी इनमें पूरा टैलेंट भरा हुआ था। नाटककार, साहित्यकार, उपन्यासकार, ये सभी थे, इसीलिए इनको उपनाम दिया गया, उपमा दी गई किसकी, कलम का जादूगर। और दोस्तों, बचपन में इनका जो नाम था वो हमें बबुआ देखने को मिलता है, लेकिन बबुआ नाम तो नॉर्मली ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। बिहार से ही बिलोंग करते थे, तो वहाँ पर तो नॉर्मली पता है आपको कि उनकी लैंग्वेज है बबुआ बोलने की ना, तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म होता है हमारा 23 दिसंबर 1899 को। आपको बहुत सी किताबों में 1902 देखने को मिलेगा, लेकिन 1899 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। डेट भी याद रखें, 23 दिसंबर 1899। और बात करते हैं कि गांव, तो दोस्तों बेनीपुरी गांव मुजफ्फरपुर हमारे कहाँ, बिहार में इनका जन्म हुआ था। देखिए, इसी बेनीपुरी गांव के कारण इन्होंने अपना नाम क्या रखा था, राम वृक्ष बेनीपुरी रखा हुआ था। और दोस्तों, फिर एक ऐसा दिन भी आता है जब इनका देहांत हो जाता है। वो दिन था दोस्तों 7 सितंबर 1968। महत्वपूर्ण, दोनों डेट याद रखना, जन्म भी और मृत्यु भी, क्योंकि अब अधिकांश चांस बनते कि आयोग यहाँ से प्रश्न पूछे, क्योंकि सिलेबस में नया आइटम को ऐड किया हुआ है। और इनकी पत्नी थी दोस्तों, वो थी कन्या कुमारी। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि इनको ऐड करने का क्या मतलब था, लेकिन फिर भी क्योंकि 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बनता है कि पत्नी का नाम क्या था, कन्या कुमारी, ठीक। और पिता थे इनके श्री फुलवंत सिंह शर्मा। तो पिता का नाम याद रख लें, माता का नाम इनका कुछ उल्लेख मिलता नहीं है, लेकिन ये इसलिए उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि जब ये छोटे थे तो उनके, जब ये बहुत छोटे थे ना, तो उसी समय इनके पिता का भी और इनकी माता का भी, दोनों का देहांत हो चुका था। और जो इनका लालन पालन होता है, किनका लालन पालन, हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी का, वो इनके नैनीहाल में ही होता है। तो इसलिए ज़्यादा माता पिता का नाम उल्लेख है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पिता का नाम याद रखना है। मैंने कहा कि राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार, ये सभी थे दोस्तों। पर हमें कुछ ही इनके महत्वपूर्ण बातों को जानना है। जैसे कि हम बात करेंगे इन्हें, एक तो शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में भी इनको जाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। अब हम आगे बात करेंगे। इनके कुछ प्रमुख नाटक थे दोस्तों। होने पर तो इनके कहीं पर नाटक, कहीं पर उपन्यासकार, कहीं पर इनके संस्मरण को सब एक ही दिखाया गया है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको फिर भी
एक अच्छा मैटर दूँ तो आप लोग नोट करते चलें, बाकी आप लोग अगर कुछ नया मिलता तो करेक्शन बाद में कर लेना। देखिए, मैंने कहा कि इनकी जो पहला नाटक था वो था अम्बपाली। कहीं पर इसको दोस्तों आम्रपाली लिखा हुआ है, तो एक बार चेक कर लें आप लोग, लेकिन ये बिल्कुल सही है, अम्बपाली। उसके बाद सीता की माँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, संघमित्रा, अमर ज्योति। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जैसे अमर ज्योति आप लोग नोट करते चलें, तथागत, सिंहल विजय, शकुंतला, राम राज्य और नेत्रदान, इनको तो आप ऐड कर ले। देखो, राम राज्य और सीता की माँ, राम और सीता किसकी, हमारी, हमारे दोनों राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। नेत्रदान और गांव के देवता और न्याय समाज, विजेता, बैजू मामा, नेशनल बुक ट्रस्ट, शमशान में अकेली अंधी लड़की के हाथ में अगरबत्ती। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, शमशान में अकेली अंधी लड़की के हाथ में अगरबत्ती किसकी एक प्रमुख नाटक है, किसकी रचना है, तो हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी की। जो आपको याद रखने हैं वो ये हैं, सीता की माँ और राम राज्य और अमर ज्योति, ठीक है। अम्बपाली भी याद रख लें आप लोग, नेत्रदान, क्योंकि होने पर तो सभी महत्वपूर्ण है, पहली बार ऐड किया है सिलेबस में, तो कहीं ना कहीं पूछते जाने के अधिकांश चांस इनके होंगे ही होंगे। अब जानते हैं कुछ इनके उपन्यास। दोस्तों पहले कह रहा हूँ कि कौन सा उपन्यास है, कहाँ पर क्या है करके बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी एक जो प्रमुख इनका उपन्यास है वो हमारा पतितों के देश में, इसको आप नोट कर लें। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था इन सभी में, पतितों के देश में। अब जानते हैं कुछ इनके संस्मरण एवं निबंध। दोस्तों संस्मरण निबंध की जब बात करते हैं ना तो कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि हमारे पहला तो है चिता के फूल, काफ़ी महत्वपूर्ण है चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, उड़ते चलो, दो बार हो गया, ठीक है, उड़ते चलो, मील के पत्थर, ललित गद्य, वंदे वाणी और विनायक। दोस्तों आपको जो याद करना है मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। देखिए, चिता के फूल, कैदी की पत्नी। कैदी की पत्नी दोस्तों इसलिए क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जयप्रकाश नारायण के साथ रहते हैं वहाँ पर, तो इसीलिए क्या होता है कि बाद में वहीं पर एक रचना करते हैं, उसका नाम होता है कैदी की पत्नी। और जैसे कि माटी, गेहूं और गुलाब, दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अब इसको भी नोट कर लें, क्योंकि कहीं कहीं पर ये हमारा ये अभी इसको उपन्यास बताया गया था। और लेकिन मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास लगा उनका ये वाला लगा, पतितों के देश में। लेकिन अब इसको भी नोट कर लें कि कौन सा वाला, कि गेहूँ और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, उड़ते चलो, उड़ते चलो और मील के पत्थर, ललित गद्य, ये कुछ ऐसे हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। कुछ इनकी पत्रिकाएं थी, क्योंकि हमने पहले कहा ये पत्रकार भी थे, तो उनमें जो सबसे प्रमुख था हमारा, देखिए, तरुण भारत और किसान मित्र, बालक, युवक, कैदी। देखिए कैदी में बात वही पाती है कि कैदी क्यों, क्योंकि ये जेल में रहे थे, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं वहाँ पर करी थी जेल में रहने के दौरान ही, तो इसमें जो एक प्रसिद्ध कैदी था और एक कैदी की पत्नी। कर्मवीर, जनता, तूफान, हिमालय और नई धारा, ये कुछ हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी के कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं, जिसमें से आपको महत्वपूर्ण जो याद करने हैं ये हमारे कुछ हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जीवनी। इन्होंने दोस्तों जीवनी लिखी है किसकी, जयप्रकाश नारायण की। और कार्ल मार्क्स की भी ऐसी जीवनी लिखी है, ऐसा मुझे उल्लेख मिला, और आप लोग उसको तो चेक कर लेंगे कार्ल मार्क्स की लिखी थी नहीं लिखी थी करके, लेकिन मुझे उल्लेख ऐसा मिला है। बात करते हैं कि जीवनी, तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण की जीवनी उन्होंने लिखी है, आपको याद करना है, बिल्कुल गांठ बांधने वाली बात कहते हैं ना, तो इसको आप नोट कर ही लेना। अगर पूछेगा ना कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने किसकी जीवनी लिखी है, तो हमारे किसकी, जयप्रकाश नारायण की। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि इनके सम्मान में 100 वर्ष पूरे होने पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार, भारत सरकार द्वारा इनके याद में डाक टिकट जारी किया जाता है। वह सन था दोस्तों 1999 का, क्योंकि मैंने कहा था कि 1899 में इनका जन्म हुआ था करके, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था, ठीक 100 सालों बाद इनके याद में डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार द्वारा, भारतीय डाक विभाग द्वारा। उसके बाद इनके ही सम्मान में दोस्तों हमारे
बिहार सरकार द्वारा इनकी याद में अखिल भा इनकी याद में बिहार सरकार द्वारा अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि काफ़ी क्या हमारा महत्वपूर्ण होता है। आपको दोस्तों सभी चीज़ें नोट करनी है और उसके बाद आगे फिर चलते रहेंगे हम लोग। ये पहले व्यक्ति थे मेरे इस यूट्यूब चैनल के, क्योंकि होने मैंने हिंदी पहले मैंने डाली थी, लेकिन बाद में मैंने सारी हिंदी की कुछ वीडियो प्राइवेट करी हुई हैं। तो ये तो चलो अलग चीज़ है, लेकिन आज से हम शुरू कर रहे हैं कवि परिचय। तो धीरे धीरे यह जो हमारा कार्य है बढ़ता रहेगा। बाकी आप लोग साथ दें और साथ बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।